अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज टॉपिक बन रहा है दैट इज़ वर्क किसे कहते हैं, और जो हमने यूनिट उठाया दैट इज़ वर्क एनर्जी एंड पावर फॉर क्लास 11th। ये लेक्चर नंबर 1 है। तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे वर्क क्या चीज़ है। यहाँ पर हमने बोलना है कि एनर्जी किसे कहते हैं और पावर किसे कहते हैं। इनके बीच में इंटर रिलेटेड टर्म्स जो भी होगी, रिलेशन जो भी होंगी वो हमने निकालनी है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि वर्क क्या होता है। तो जैसे मैं आपको बता दूं, कुछ बोल रहे हैं कि वर्क इज़ नथिंग, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वर्क एनर्जी नहीं है। तो पहले हम समझेंगे कि वर्क का रियल मीनिंग क्या है। वर्क का रियल मीनिंग क्या है? एक्चुअली रियल मीनिंग ऑफ द वर्क इज नथिंग मोर देन इट इज सिंपली अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये चीज आपने बिल्कुल याद रखना है। इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब कि ये एनर्जी नहीं है, ये क्या है? ये एक तरीका है, ये एक तरीका है। इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो अगर आपने कभी कभार बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर करनी है तो आप वर्क की वजह से कर सकते हैं। आप उस बॉडी पे वर्क करिएगा। तो एक्चुअली वर्क क्या है? इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो फिजिक्स में क्या होता है? फिजिक्स में अगर आपको किसी बॉडी को एनर्जी देनी है, किसी बॉडी को क्या देनी है? एनर्जी। तो फिजिक्स में आपको दो तरीके हैं जिससे आप एक बॉडी को एनर्जी दे सकते हैं। वन इज कॉल्ड मैकेनिकल मोड। मैकेनिकल तरीके से आप उसको एनर्जी दे सकते हैं या ले सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है थर्मोडायनेमिक मोड। मतलब कि अगर आपने किसी बॉडी को एनर्जी ट्रांसफर करनी है, या देनी है या लेनी है, तो आप बस दो ही तरीके हैं फिजिक्स में जिससे आप ये चीज कर सकते हैं, जिससे आप एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड मैकेनिकल मोड, मैकेनिकल तरीके से, और दूसरा जो तरीका है दैट इज आपको एक और तरीका है जिससे आप एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं बॉडी में, दैट इज थर्मोडायनेमिक मोड। सो मैकेनिकल मोड में जो आता है, जो क्वांटिटी आती है, दैट इज कॉल्ड वर्क। मतलब कि बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए अगर आपको मैकेनिकल वे से एनर्जी ट्रांसफर करनी है तो आपने क्या करना है? आपने उस बॉडी पे वर्क करनी है, वर्क करनी है। वो देखेंगे बाद में कि वर्क कैसे करते हैं, पर ये पहले समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द रियल एसेंस ऑफ द, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ द वर्क। ये तरीका है एनर्जी ट्रांसफर करने का। या दूसरी बात ये है कि थर्मोडायनेमिक मोड में अगर हमने किसी बॉडी को एनर्जी ट्रांसफर करनी है, सर क्या है कोई तरीका जिससे हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं? है कोई तरीका? मैं तरीका की बात कर रहा हूं। हाँ है तरीका, उसको बोलते हैं हीट। Heat is not any energy and work is not any energy. These are simply the two modes of transfer of energy. सर अगर ये वर्क जो है ये भी एक तरीका है जिससे हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, और हीट भी एक तरीका है जिससे हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, सर देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? मगर यहाँ पर आप एक बात याद रखिए कि जिस तरीके से वर्क एनर्जी को ट्रांसफर करती है उस तरीके से हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती है, बट दोनों एनर्जी को ही ट्रांसफर करते हैं। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने किसी बॉडी को एनर्जी देनी है तो आपको मैकेनिकल मोड में क्या करना है? आपने उस पर वर्क करनी है। या आपको किसी बॉडी से एनर्जी निकालनी है तो आप क्या करेंगे? आप उससे वर्क करवाएंगे। तो ये चीज हम देखेंगे कि ये वर्क कैसे करते हैं और कैसे निकालते हैं। ये वर्क का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे निकालते हैं। तो जब भी आपने अब किसी बॉडी पे वर्क करनी है तो आप ये बोलते हैं कि बंदे ने बैग उठाया और वो गया, उसने बहुत वर्क करी। अरे फिजिक्स में बंदा काम नहीं करता है, ये आप बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए कि फिजिक्स में बंदा काम नहीं करता है। यहाँ पर जो काम करता है ना, वर्क जो करता है वो फोर्स करता है। सो इट इज द फोर्स, इट इज दिस एजेंट, ये फोर्स है जो हमेशा वर्क करता है। मैंने यहां पर ऑलवेज लिखा, इट इज ऑलवेज डन बाय द फोर्स। वर्क हमेशा फोर्स करता है। नहीं, फोर्स नहीं होगा तो आप बिल्कुल वर्क नहीं निकाल सकते। मतलब कि सर अगर वर्क मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है तो इसका मतलब यह है कि इट इज द फोर्स विच इज द एजेंट बाय विच वी कैन ट्रांसफर द एनर्जी। हाँ, ये फोर्स ही है जिससे हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं वर्क के तरीके से। समझ में आ रहा है? तो ये वर्क कैसे निकालते हैं हम? अगर आपके पास कोई बॉडी है, ये मेरे पास एक ब्लॉक है, तो मैंने इस पे वर्क करना है, तो मैंने नहीं करना है वर्क, फोर्स ने वर्क करना है। समझ में आ रहा है? चलो ये एक यहां पर मैंने एक टेबल बनाया है, उस पे ये एक बॉडी है, इसका मास है m। सही बात है।
तो इस बॉडी को मैंने चलाना है, इस पे वर्क करनी है। तो वर्क कौन करता है? वर्क तो फोर्स करता है। चलो मैं इस पे फोर्स अप्लाई करता हूं। जब मैं इस पे फोर्स अप्लाई करता हूं इस बॉडी पे, चलो ये इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ये बॉडी यहां से यहां तक पहुंची, ये बॉडी यहां से यहां तक पहुंची। सपोज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट डी विच जो इस बॉडी को हो गई इतनी डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स कितना पड़ा था इस पे एफ, तो ये डिस्प्लेस हो गई। तो अब हम कह सकते हैं कि इस फोर्स ने कितना काम किया। अब मैं कह रहा हूं कि अब हम मेजर कर रहे हैं इस वर्क को। अभी तक क्या था कि वर्क किसे कहते हैं। अब मैं कहूंगा कि ये जो फोर्स है इसने कितनी वर्क की है। तो वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आसान शब्द में अभी बोल रहा हूं मैं। क्या यहां पर मैंने सीधे लिखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्यों मैं ऐसे लिखा? क्योंकि जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। एंड द डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज डी। तो हम ये कह रहे हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स। हम ये कहेंगे कि एक फोर्स ने वर्क किया। कब किया वर्क? जब उस फोर्स ने उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट डी प्रोड्यूस करी, मगर किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में आप एक बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो आपने मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट लेना है, उसको उस फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यू विल गेट द वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स। अब आ रही है इसकी डेफिनेशन। तो अब हम ये कहेंगे कि वर्क कब एक फोर्स करता है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि वर्क इज डिफाइंड, ये गलत बात है। अगर आपने वर्क इज डिफाइंड बोलना है तो आपने बस इतना बोलना है कि वर्क इज डिफाइंड एज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। बट अगर आपने ये मेजर करनी है तो फिर आपने ये बोलना है कि वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स। एक फोर्स से हम ये कहेंगे कि उसने वर्क करी है। कब करी है उस फोर्स ने वर्क? जब वो फोर्स उस बॉडी में एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा, उस बॉडी को डिस्प्लेस करेगा। बहुत अच्छे से समझना, जब वो फोर्स उस बॉडी को डिस्प्लेस करेगा, मगर इन एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में, कोई भी दिशा दे सकता है वो, किसी भी डायरेक्शन में भी उसको डिस्प्लेसमेंट दे सकता है वो, मगर सिवाय एक डायरेक्शन के, दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है और वो फोर्स उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अगर वो डिस्प्लेसमेंट उस फोर्स की जो डायरेक्शन है उसको परपेंडिकुलर है, देन वर्क इज सेड टू बी, नो वर्क इज सेड टू बी डन बाय दैट फोर्स। ये हमेशा कोई भी डायरेक्शन हो मगर सिवाय परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन आई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो हम ये कह सकते हैं कि इस फोर्स ने वर्क नहीं करी है। दैट इज व्हाई वी राइट dw इज इक्वल टू f डॉट d। यानी कि व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन इज द it is the dot product of the force and the displacement vector. Force is a vector quantity, displacement is a vector quantity. आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच आपने क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट लेना है। दैट विल गिव यू द मेजरमेंट ऑफ द वर्क। इस फोर्स ने कितनी वर्क करी है। अब आप कहेंगे कि सर ये परपेंडिकुलर क्यों लिखा आपने? एक्चुअली व्हेन dw, अगर हम इसको यहां पर इवाल्युएट करेंगे f डॉट डी, तो आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है। सो इट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ f, इट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ d, एंड इट विल बी cos थीटा। एंड व्हाट इज दिस थीटा? दिस थीटा इज नथिंग, इट इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर ये 90 होगा, अगर ये 90 होगा, मतलब कि परपेंडिकुलर, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो फोर्स के परपेंडिकुलर हो रही है डिस्प्लेसमेंट, देन cos 90 इज 0। सो नो वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स। सो अब मैं यहां पर एक बॉडी लेता हूं। सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ मास m रेस्टिंग ऑन दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन। समझ में आ रहा है? सो ये फोर्स इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, एंड दिस एग्जाम्पल कैन बी सिमुलेटेड टू द डे टू डे लाइफ एज वी हैव ए टॉय कार। हमारे पास टॉय कार होती है घर में, तो हम उसको रस्सी से बांधते हैं, तो फिर हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो बॉडी है, ये जो टॉय कार होती है, वो इधर की तरफ नहीं आ रही है, वो इधर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस फोर्स का कुछ कंपोनेंट होगा जिसने उसको इस डायरेक्शन में चलाया होगा। तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे। सपोज दिस बॉडी गॉट डिस्प्लेस्ड थ्रू
displacement D. Suppose this is the displacement D produced in the body. वो इस फोर्स ने करी है कि नहीं वो देखेंगे हम. तो हमें पता है कि बॉडी इस डायरेक्शन में नहीं आई, तो डिस्प्लेसमेंट डज नॉट हैपन इन द डायरेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स F. सो दिस फोर्स इज टू बी रिजॉल्व्ड हियर. सही बात है. चलो मैं इसको रिजॉल्व करता हूं. इसको हम रिजॉल्व करेंगे. सपोज दिस इज द एंगल थीटा विच दिस फोर्स मेक्स विद द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुई. सो लेट अस सपोज दैट द थीटा इज द एंगल मेड बाय दिस फोर्स वेक्टर विद द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो आपको पता है कि दिस विल बी एफ कॉस ऑफ थीटा. थीटा कंपोनेंट इज कॉल्ड कॉस कंपोनेंट. सो यहां पर ये वाला जो कंपोनेंट है ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो इस डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, और ये है एफ साइन ऑफ थीटा. अब इस फोर्स को मारो गोली, क्योंकि अब हमने इसके बदले ये दो फोर्सेस लिए, एफ कॉस ऑफ थीटा एंड एफ साइन ऑफ थीटा. अगर आप इनका रिजल्टेंट देखेंगे दैट विल बी एफ. अब मुझे बताओ कि मैंने क्या बोला था कि वर्क कैसे निकालते हैं. वर्क हम जो निकालते हैं दैट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. मगर ये तब बोलेंगे ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जब फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिखनी है. तब जाके आपने सीधे डॉट प्रोडक्ट नहीं करना है, सीधे प्रोडक्ट करना है. नो नीड ऑफ द डॉट प्रोडक्ट देन. But when you know that the displacement is happened in the direction of that force. मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई. डिस्प्लेसमेंट इज डी. बताओ इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है जिसने इस डिस्प्लेसमेंट को, जिसने ये वाली डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करी. वो एफ है, वो एफ साइन थीटा है कि एफ कॉस थीटा है. सर इट इज द एफ कॉस थीटा. सो एफ कॉस थीटा is the force, is the component of the force which produces the displacement D in the direction of the displacement. Displacement इस डायरेक्शन में हुई. इस डायरेक्शन में देखो फोर्स कौन सा लग रहा है. Is that F? No, it is not F. It is F cos theta. तो इनका सीधे प्रोडक्ट ले लो, सीधे. नो नीड ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, नो नीड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट. इनका सीधे प्रोडक्ट ले लो. मतलब कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी द वर्क डन बाय दिस फोर्स. तो मुझे लग रहा है क्या आपको पता है कि जो मल्टीप्लिकेशन है ये कॉम्यूटेटिव इन नेचर है. 1 into 2 into 3 can be written as 2 into 1 into 3. This will be equivalent to 6. This will be equivalent to 6 because multiplication is commutative in nature. So यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज करके हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं f, ये d इधर, ये cos थीटा इधर. सही बात है. So what will be dw? It will be f d cos of theta. So force is a vector quantity, displacement is a vector quantity. ये उनका मैग्नीट्यूड, ये उनका मैग्नीट्यूड है, ये cos थीटा है. तो we can write that dw is nothing, it is f dot d. Because अगर हम f dot d को इवाल्युएट करेंगे that will be f d cos of theta. समझ में आ रहा है. तो यहां पर एक डेफिनेशन आ गई, यहां पर एक डेफिनेशन आ गई. So work is nothing, work is said to be done by the force and it is always equivalent to the डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. फिर जिस एंगल में फोर्स लग रहा है उस एंगल में आपने बस एंगल देखना है. फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में कौन सा एंगल है उसका वैल्यू यहां दे दीजिए, तो यू विल गेट द वर्क डन बाय द फोर्स. सो नाउ व्हाट इज वर्क? वर्क इज मेजर्ड एज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सही बात है. नाउ अगर ये अब फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. Work is a scalar quantity because dot product always yields a scalar quantity. So work is which quantity? Scalar quantity. Now the question is, sir, as कुछ बच्चों का ये कंफ्यूजन है, मैं ये नहीं कहूँगा कि टीचर्स ने पढ़ाया होगा, बट मैं ये कहूँगा कि कुछ बच्चों का ये कंफ्यूजन है. वो बोलते हैं कि स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है. नो 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 नो, यू आर रॉन्ग. स्केलर क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी इवन जीरो. सो यहां पर जो वर्क है ये क्या निकली? ये निकली स्केलर बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो ये जो स्केलर क्वांटिटी, वर्क जो स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और इवन जीरो भी हो सकती है. कब होगी ये पॉजिटिव, कब नेगेटिव, कब जीरो, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट स्लाइड. मगर उससे पहले हम इस वर्क का नेचर देख लेंगे कि ये वर्क जो है ये कैसी होती है. तो आपको पता है कि वर्क जो है
इट विल बी इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मुझे बताओ कि व्हाट, अब हम इसका ऐसा यूनिट निकालेंगे। तो ऐसा यूनिट वर्क का निकालने के लिए आपको फोर्स का ऐसा यूनिट पता होना चाहिए, आपको डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट पता चाहिए, उनको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द ऐसा यूनिट ऑफ द वर्क। बताओ इसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन फोर्स का, तो डिस्प्लेसमेंट का मीटर, सो न्यूटन मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ द वर्क एंड दैट इज कॉल्ड जूल। What is joule? Joule is nothing, it is the unit of ऐसा unit of the work। हाँ, अगर हम CGS सिस्टम फॉलो करें तो वहां पर वर्क का क्या यूनिट होगा? तो आपको पता है वर्क इज अगेन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। बताओ फोर्स का यूनिट क्या होता है CGS सिस्टम में? डाइन। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है CGS सिस्टम में? सेंटीमीटर। So in CGS system वर्क का जो यूनिट होगा that will be डाइन सेंटीमीटर एंड डाइन सेंटीमीटर इज इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम अर्ग बोलते हैं। So अर्ग इज व्हाट? अर्ग इज द CGS यूनिट ऑफ द वर्क, CGS यूनिट ऑफ द वर्क। और जूल और अर्ग के बीच में कौन सी रिलेशन है वो आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ी होगी, तो फिर भी मैं यहां पर बता दूं आपको। आपको पता है कि ये जो डाइन होता है 10 रेज़ड पावर 5 डाइन इज इक्वल टू 1 न्यूटन एंड 10 रेज़ड पावर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो इसका मतलब यह है कि 1 न्यूटन मीटर कैन बी रिटन एज 10 रेज़ड पावर 5 डाइन 10 रेज़ड पावर 2 सेंटीमीटर। So 10 raised power 5 डाइन 10 raised power 2 सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर इधर नहीं लिखेंगे, उसके बदले अर्ग लिखेंगे। सो इट विल बी 10 raised power 7 अर्ग। सो एक न्यूटन मीटर जूल, एक जूल कितना होता है? 10 raised power 7 अर्ग्स। और 1 अर्ग कितना होता है? 1 अर्ग होगा 10 raised power -7 जूल। सही बात है सर। इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? वर्क की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी? तो वो अब निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। तो आपको पता है कि वर्क की डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशनल फार्मूला से निकलेगी। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स? F1 L1 T-2 और डिस्प्लेसमेंट की L1। तो इसको इवाल्वेट करो, M1 L1 L1 L2 T-2। So this will be the dimensional formula of the work। What is the dimensional formula of the work? M1 L2 T-2। समझ में आया? तो आज के लिए मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है।